जय हिंद दोस्तों। जो हमने एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने की जो सीरीज स्टार्ट की है, उस सीरीज में आज हम एसएससी सीजीएल प्री 2017 वाला पेपर है। 20 अगस्त 2017 सेकंड शिफ्ट वाला पेपर है। और इस प्रीवियस ईयर के पेपर का हम जो जीके वाला पार्ट है, जनरल अवेयरनेस जिसे बोल लो आप, जनरल स्टडी बोल लो, उस पार्ट को सोल्व करेंगे। और उस पार्ट को एक थोड़ा सा विस्तृत सोल्व करने का मैं प्रयास करूँगा दोस्तों, जितना मेरे से पॉसिबल होगा। और इसका हम जीएस वाला पार्ट देख लेते हैं। थोड़ा दोस्तों टेक्नोलॉजी की कमी है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मुझे अरेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए असुविधा के लिए सॉरी दोस्तों। बाकी पढ़ने वाले के लिए कोई सुविधा की ज़रूरत नहीं होती। हमें पढ़ना है, मेहनत करना है, हमें तो केवल कंटेंट की ज़रूरत होती है कि कहाँ से अच्छा कंटेंट मिले, कहाँ से हमें एक अच्छा मेंटोर मिले, ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुँच सके। इसलिए मैं आपके लिए ये सब एडजस्ट किया हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे इसमें 26वां क्वेश्चन से जीके स्टार्ट होती है। ये एसएससी सीजीएल 2017 वाला पेपर है। कब का? अगस्त 2017, 20 अगस्त 2017, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है। क्वेश्चन स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आपको इकोनॉमिक्स कवर करने के लिए एसएससी के लिए या किसी के लिए आपको जो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, 10th 11th 12th क्लास की, उसे आप कवर कर लो। वहाँ से आपके एसएससी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो बेसिक हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आएंगे तो हो जाएंगे। आपको कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो वहाँ से कवर होता है। देखो, एक उत्पाद बाजार में खालिस्तान संरचना होती है, मतलब एक जो उत्पाद है वो बाजार में किस प्रकार की संरचना होती है। और नीचे उसकी कंडीशन दे दी कि उत्पाद एक विक्रेता होता है जो उत्पाद का कोई विकल्प नहीं होता। उत्पाद का एक विक्रेता होता है, उत्पाद का केवल एक, यदि एक ही विक्रेता है ना, तो उसका कोई दूसरा विकल्प यदि नहीं है और किसी अन्य फर्म द्वारा उद्योग में प्रवेश को रोका जाता है तो वो एकाधिकार की कंडीशन में आता है। ठीक है, केवल एक ही तो इसका विक्रेता है और कुछ जो दूसरी उद्योग फर्म है ना, उसमें भी उसको रोक लिया गया है। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन को, ऐसी संरचना को एकाधिकार संरचना बोलते हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, टाइम तो लग ही रहा है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मन करता है ताकि आपको भ्रमित ना किया जाए। आप यहाँ से कवर कर ले दोस्तों। ठीक है, जैसे परिपूर्ण प्रतियोगिता है, किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया परिपूर्ण प्रतियोगिता से रिलेटेड, तो इसमें मैं आपको बताऊं कि परिपूर्ण प्रतियोगिता क्या है। इसमें एक क्वेश्चन आया था और उसमें ऑप्शन में था कि मांग वक्र परिपूर्ण प्रतियोगिता में लोचदार होता है। मांग और मांग वक्र जो है, देखो मांग वक्र जो मांग वक्र है ना, वो परिपूर्ण प्रतियोगिता में लोचदार होता है। मांग वक्र लोचदार होता है, लिख लेना आप, लोचदार। ठीक है दोस्तों, तो जो ये मांग वक्र है, ये मांग वक्र लोचदार है। कौन सी प्रतियोगिता में? परिपूर्ण प्रतियोगिता में। अच्छा, अब अल्पाधिकार देखो क्या होता है। अल्पाधिकार वह संरचना है, ये सब बाजार की संरचना है, और इसमें जो अल्पाधिकार है, अल्पाधिकार कैसी संरचना है देख लो, बस एक सेंटेंस में कहीं आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन आया है। इसमें क्या होता है, उद्योगों पर बड़ी संख्या में बड़े विक्रेताओं या उत्पादकों का प्रभुत्व होता है। प्रभुत्व बोलते हैं ना, संप्रभु राष्ट्र, जैसे हमारा राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र है, ऐसे ही प्रभुत्व होता है। तो किनका? बड़े विक्रेताओं का और या उत्पादकों का। किस पर? बड़े उद्योगों पर। मतलब एक बाजार हो या एक उद्योग हो, उसके ऊपर बड़े विक्रेता हो गए और उत्पादक हो गए, उनका प्रभुत्व होता है, उसे अल्पाधिकार बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें अब एकाधिकार प्रतियोगिता है। एकाधिकार प्रतियोगिता क्या है? एकाधिकार प्रतियोगिता में वस्तु भिन्नता की कंडीशन लगती है। एक पेपर में यही पूछ लेगा एक लाइन में कि एकाधिकार में कौन सी कंडीशन लगती है, तो वहाँ कंडीशन वस्तु भिन्नता वाली कंडीशन एकाधिकार प्रतियोगिता में काउंट होती है। इसमें क्या है कि इस संरचना में किसी वस्तु के बहुत विक्रेता होते हैं। यहाँ बाजार के अंदर कोई वस्तु है, उसके बहुत से विक्रेता होते हैं, लेकिन प्रत्येक विक्रेता की जो वस्तु है वो किसी न किसी रूप में, प्रत्येक विक्रेता की जो वस्तु है वो किसी न किसी रूप में भिन्न होती है, अलग होती है, इसलिए वस्तु भिन्नता बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो दोस्तों, एक वस्तु है,
आप लिख लेना कोटेशन, इसे प्लीज़ मैं लिख नहीं पाऊँगा दोस्तों, यहाँ टेक्नोलॉजी का फ़र्क है, मेरे पास ज़्यादा हैवी टेक्नोलॉजी नहीं है, मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जो भी मैंने बनाया है। आप जैसे दोस्तों की सपोर्ट की मुझे नीड है, तो दोस्तों इसलिए मैंने छोटा सा चैनल बनाया है। यहाँ टेक्नोलॉजी मेरे पास ज़्यादा हैवी नहीं है, तो मुझे शौक किया, मन किया, बना लिया मैंने। टेक्नोलॉजी ज़्यादा हैवी होगी तो उसके लिए आपको और ज़्यादा सुविधा दी जाएंगी, तब तक आप इसी से काम चलाओ। लिखो, एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या है कि जो एक वस्तु है, उस एक वस्तु के विक्रेता बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनकी वस्तु में एक कुछ ना कुछ भिन्नता ज़रूर होती है, डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं कुछ ना कुछ। तो ये एकाधिकार प्रतियोगिता हो गई, ठीक है। और एकाधिकार के लिए पूरा ड्रामा जो लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको कोई भी पेपर सोल्व करो, इसी प्रकार से सोल्व करना है, और फिर देखना कि आपके ज्ञान में कितना डिफरेंस आ चुका है, कितनी वृद्धि हो चुकी है। फिर बताना कि हमारा जैसे एसएससी वाले सब बोलते हैं यार जीएस में प्रॉब्लम हो जाता है, यार जीएस में प्रॉब्लम, में बहुत से स्टूडेंट हैं मेरे, बहुत से दोस्त हैं, यार यशवीर जीएस में प्रॉब्लम हो जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, मैथ इतना कर लेता हूँ और रीजनिंग कर देता हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम करता है। लेकिन जब हम वहाँ टाइम ही नहीं दे पाते, हमको यहाँ भी टाइम देना चाहिए ना। केवल टाइम आप इतना टाइम दे लो जिस तरीके से मैं आपको सोल्व करना सिखा रहा हूँ, आपका हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पावधि औसत लागत वक्र खाली स्थान आकार का होता है। अल्पावधि औसत लागत वक्र जो है वो आपका यू आकार का होता है, यू, ये वाला उत्तर है इसका, ठीक है। इसके लिए आप माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बार पढ़ लो टाइम निकाल के दोस्तों, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, अच्छे से पढ़ लो और नोट्स बना लो अपने, तो यहीं से कवर हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स। जैसे मांग वक्र है, मांग वक्र लोचदार होती है कहाँ, परिपूर्ण प्रतियोगिता में। इसी प्रकार जो अल्पावधि औसत लागत का जो वक्र है वो यू आकार का होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही वे क्वेश्चन है जो केवल किसी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं जो बच्चों का सिलेक्शन रोक देते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है ये, तो इन्हीं पे फोकस ज़्यादा करो। और तो आगे देख लेना आप, इस सेट में कितने हल्के पेपर हैं, क्वेश्चन है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, विदेशी क्षेत्राधिकार, विदेशी क्षेत्राधिकार को खालिस्तान सूची में भारत के संविधान में दी गई 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया। तो बात बता दी कि 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया, लेकिन 7वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, वही तो बात पूछ रहा है। किसी एग्जाम में पूछ लेगा कि 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तब वहाँ आप ट्रैप कर जाओगे। और यही पूछने का यहाँ भी इसका मतलब यही है, इस क्वेश्चन को समझो। देखो इन्होंने कहा विदेशी क्षेत्राधिकार को खालिस्तान सूची में, यानी हमारी जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जो हैं, उन सूचियों की बात कर रहा है कि खालिस्तान सूची में भारत के संविधान में दी गई 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। 7वीं अनुसूची में तो है, लेकिन किस सूची में है, कौन सी सूची में है, संघ सूची में है या समवर्ती सूची में है या राज्य सूची में। पहले तो बात विदेशी क्षेत्राधिकार है। विदेशी क्षेत्राधिकार के ऊपर राज्य को कोई अधिकार नहीं है कानून बनाने का। जब राज्य को कोई अधिकार नहीं तो अपना आप ही संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची दोनों निकल गई, कौन सी बच गई, संघीय सूची। तो संघीय सूची केवल आपकी जो है किससे रिलेटेड है, 7वीं अनुसूची में है, जो विदेशी क्षेत्राधिकार से। यहाँ आप देखो जो ये ऑप्शन देखो, मैं आपको कैसे एडजस्ट करूँ, टेक्नोलॉजी का दोस्तों प्रॉब्लम है, थोड़ा सा देख लेना आप। यहीं से देखो ये ऑप्शन दिए हैं 4 इस क्वेश्चन के, इसमें संघीय सूची, राज्य और समवर्ती तो मैंने कैसे हटा दिया कि वहाँ क्या होता है कि राज्य को तो कोई मतलब ही नहीं ना विदेशी क्षेत्राधिकार से, राज्य क्या करेगा उसमें। और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, तो जब राज्य का यहाँ संबंध नहीं है विदेशी क्षेत्राधिकार में, तो ये दोनों कट जाते हैं। बचा आपका वैश्विक, यहाँ आप ट्रैप हो सकते हो, इसके लिए थोड़ा सा आपके नॉलेज की ज़रूरत है। लेकिन आपके ऑप्शन 50-50 तो हो गए, बच गए दो में से हमारे पास सूची कितनी है, 3 ही तो सूचियाँ हैं, संघीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो ये वैश्विक सूची कहाँ से आ गई, ये तो है ही नहीं हमारे पास कोई सूची का नाम, तो ये उस लेवल से कट गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है संघीय सूची। आपको इस लेवल से पढ़ना पड़ेगा प्लीज़ दोस्तों, तब जाके फिर मुझे बताना कि सर हमारा नहीं हुआ है जीएस। जीएस में आप जितने का क्वेश्चन आता है ना 50 नंबर का, 50 के 50 ही करोगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ। और जीएस एक ऐसा पार्ट है जहाँ बच्चे थोड़ा ट्रैप कर जाते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो थोड़ा दोस्तों आप मैनेज करना, मुझे सपोर्ट करना। देखो कैसे कि इसे मैनेज समझने में बस सपोर्ट करना। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में
अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है। दोस्तों आपको विश्वास ना हो, मेरी यूट्यूब पे मौलिक अधिकारों वाली जो वीडियो है ना, वहाँ जाके देखना। जब मैंने आर्टिकल 17 पढ़ाया था, आर्टिकल 17 पढ़ाया था ना, मैंने वहाँ कहा था कि आजकल आर्टिकल 14 पूछना बंद कर दिया, 15 पूछना बंद कर दिया, 17, 18 ऐसे आर्टिकल पूछता है। आर्टिकल जो 17 है वो अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत है। और इसमें दिया कि स्वतंत्रता का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपकी 19 से 22 वाले में है, 19 से 22। और धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता की जो बात करता है वो 25 से 28 वाले अधिकारों में, आर्टिकल में करता है, 25 से 28। और समानता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार है 14 से 18। समानता का अधिकार 14 से 18। दोस्तों देखो ये तो गलती से मैंने 28 लिख दिया था। 14 से 18 जो आर्टिकल हैं इनमें समानता की बात करता है। और अस्पृश्यता का अंत है जो आर्टिकल कहाँ है, 17 में है। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत करना, तो इसमें ये कहाँ है, 17। तो 17 कौन से में आया, समानता का अधिकार में आ गया ना, 14 से 18 के बीच में तो 17 है। तो क्या है, इसका आंसर है सी। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है वो आपका 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30 मैंने अपनी वीडियो में बताया दोस्तों। उनमें छोटी छोटी सी वीडियो काफ़ी कम समय में मैंने कवर कराए हैं आपके ये सांस्कृतिक और व शैक्षिक अधिकार जो है। एक बार आप विजिट करके देखना, वहाँ छोटी सी वीडियो है, देख लेना, आप किसी एग्जाम में भूल नहीं कर पाओगे। देखो 29 और 30 जो आर्टिकल है ये ऐसे आर्टिकल है जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, ये विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं है, व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, ये केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। आर्टिकल 29, 30 और आपका 15, 16 और 19, ये 5 आर्टिकल ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, ना कि व्यक्तियों को प्राप्त हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में और ज़्यादा आप मेरी वीडियो देख लेना, वहाँ एक्सप्लेन करने का आपका मन है तो बाकी इन चीज़ों को लिख लेना। दोस्तों मैंने वहाँ भी बताया है कि आर्टिकल 1 से 51 के कै तक आप कितने भी वनडे एग्जाम दे दो, कितने भी, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। देख लेना, पॉलिटी कवर करने का, पॉलिटी का इतनी मोटी बुक पढ़ने की बजाय आप केवल इतने को ज़्यादा ध्यान में रख के पढ़ लोगे तो कई क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाएंगे। देखो किसी भी सेट में देख लेना आप, ये नहीं कि एक ही सेट में पूछेगा, आप एसएससी का कोई भी सेट उठाओ, किसी भी वनडे एग्जाम का सेट उठा लो और उठा के देखना, यदि मेरी बात झूठ हो तो देख लेना आप कितने आसानी से कवर कर दोगे। मेरी 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो हैं अभी, वहाँ देख लेना आप, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड हैं उनमें सारा। और तुम्हें उन वीडियो को देखने मात्र से ही आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन, ये ऑप्शन आपने देख लिए हैं, अब ये देख लेते हैं। जो ये 36 वाला क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा आकार इसलिए घटाना पड़ गया कि पूरा पेपर लाना पड़ रहा है ना, ये आ नहीं रहा था दोस्तों। देखो जिन जानवरों में कोशिकाओं को 2H के परतों में व्यवस्थित किया जाता है, यानी दो परतें जो H और K वाली जो परतें व्यवस्थित होती हैं उन्हें खालिस्तान कहा जाता है, उनको डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, उनको डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको 10th क्लास का जो आपका क्या है ना, बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों प्लीज़। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता खालिस्तान कहलाती है। अच्छा एक बात बताओ, जिसका केवल आभास किया जाएगा, प्राप्त नहीं करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा स्क्रीन पर, तो उसे क्या वो आभास ही है अपना भी। जब हम आभास कर रहे हैं तो कम मारने वाली बात है, तो डायरेक्ट आप आइडिया लगा सकते हो, आभासी छवि इसका आंसर हो जाएगा। कुछ आपको देखना ही नहीं है, बस केवल इतना ध्यान रखना है, जब उसे प्राप्त नहीं कर सकते हम, केवल आभास कर रहे हैं ना, तो आभासी छवि हो गई। अब कुछ पढ़ना ही नहीं है, केवल यही बात ध्यान करो, जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो किसी भी दर्पण के द्वारा बनो, जब प्राप्त नहीं किया जा सके, केवल आभास कर रहे हैं ना उसका, तो आभासी छवि है, आभासी प्रतिबिंब है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 38 वाला, क्वेश्चन नंबर 38 दिखाने के लिए महाभारत करना पड़ेगा, हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा लोकल लेवल की है, क्या करूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ देखो दोस्तों, चुंबक द्वारा लगाया गया बल खालिस्तान का एक उदाहरण है। जो चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है ना, वो किसका उदाहरण है, वो गैर संपर्क बल का उदाहरण है, गैर संपर्क बल का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ आपको एक बात ध्यान बता दूं मैं
कि जो स्नायु बल है ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, और ये जो तंतु में उत्तक होते हैं ना, उन उत्तकों को जोड़ने वाला बल है, उनकी जो जोड़ी बनाता है वहाँ जो बल कार्य करता है वो बल है स्नायु बल। ठीक है, कहाँ, इस जो तंतु में उत्तक होते हैं उत्तकों के बीच में लगता है। एक आपका ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के बारे में थोड़ा सा देख लो कि ये बल विद्युत आवेशित जो कण हैं उन कणों के होने वाला जो आकर्षण है, जो बल हैं, कौन सा बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। ये बल विद्युत आवेशित कणों के कारण होने वाला बल, उनके में जो अट्रैक्शन वाला बल होता है ना, अट्रैक्ट करता है उनको, और प्रतिकारक बल भी बोलते हैं इसको। ये प्रतिकारक, यहाँ लिख लो, प्रतिकारक यानी आकर्षण और प्रतिकारक दोनों टाइप का बल होता है। ये कहाँ, विद्युत आवेशित कणों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। इसी का दूसरा नाम कोलम्ब का बल भी कहते हैं इसको, कोलम्ब का बल। अगला क्वेश्चन यही पूछ लेगा किसी एग्जाम में कि कोलम्ब का बल किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। ठीक है, इसे कोलम्ब का बल लिख लो कहीं आप, कोलम्ब का बल। देखो 1 मिनट के लिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ, आप देख लो, ये रहा कोलम्ब का बल। ठीक है, कोलम्ब का बल, इसे लिख लो। और बाकी दोस्तों पीडीएफ वाली बात है, अभी हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है तो टेक्नोलॉजी मैंने भी बोला है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आप यहीं से काम चला लो, कुछ समय के बाद में, थोड़े से समय के बाद में, जब तक पेपर होगा ना सीजीएल का, उससे पहले ही मैं आपके लिए एक ये करूँगा स्टार्टिंग, पीडीएफ वगैरह बनाना, पीडीएफ देने का मैं स्टार्ट करूँगा, टेंशन मत लो आप। जब तक आप अरेंज कर लो, लिख लो, मैं आपको इतना एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ ना, आप लिख लो आराम आराम से, तो एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज़ आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इनका, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी हाई लेवल का नहीं है ना हमारी, तो पॉसिबल नहीं है। कोशिश करूँगा, मैं बात करूँगा आज टेक्निकल टीम से कि वो पीडीएफ डाल दिया करेंगे बना के इनका। ठीक है, तब तक आप इससे काम चलाओ। एक खालिस्तान अक्षरों, अंकों, विराम चिन्हों और इसी तरह का एक संग्रह है। जो इस तरह का संग्रह है उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग क्या, एक स्ट्रिंग अक्षरों, अंकों, विराम चिन्हों का जो संग्रह होता है उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। एक स्ट्रिंग के अंदर अक्षर होंगे, अंक होंगे और विराम चिन्ह होंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ यहाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, एक परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ अपने भौतिक गुणों में परिवर्तन से गुजरता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। एक परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ अपने भौतिक गुणों में परिवर्तन से गुजरता है, यानी भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे आप ये भी बोल सकते हैं, वह पदार्थ जिसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है क्या कहा जाता है, उसको शारीरिक परिवर्तन कहा जाता है, फिजिकल परिवर्तन। देखो आपने सुना होगा शारीरिक को इंग्लिश में क्या होता है, फिजिकल, और भौतिक क्या होता है, फिजिकल। भौतिक गुण, फिजिकल गुण, शारीरिक परिवर्तन हो जाएंगे ये। ठीक है ना, तो थोड़ा सा देख, केवल पर्यायवाची का ये डिफरेंस कर दिया इन्होंने, ऐसा भी ज़्यादा हैवी नहीं है क्वेश्चन। भौतिक गुण में ये क्या बोल रहा है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो शारीरिक परिवर्तन बोलते हैं इसको, फिजिकल नहीं बोलते, शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशन। सुना आपने, यही बात है। बस थोड़ा सा आपको किसी का इंग्लिश वर्जन भी देख लो, यदि आपको हिंदी समझ नहीं आती है। हमारे टीचर बोलते हैं कि बेटा यदि आपको यूपीएससी में हिंदी समझ नहीं आ रही है किसी क्वेश्चन में, तो उसका इंग्लिश एक बार देख लेना चाहिए आपको। बहुत इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है जो बोलचाल की भाषा में यूज होती हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बना देता है। एग्जामिनर बहुत दिमागदार हैं आजकल के। तो यहाँ इसका आंसर क्या है, शारीरिक परिवर्तन। लोहे पर जस्ता की एक परत जमा करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। लोहे के ऊपर जो जस्ता जमा करने की प्रक्रिया है ना, लोहे के ऊपर जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है वो गैल्वनीकरण के द्वारा चढ़ाई जाती है, गैल्वनीकरण। ठीक है, जो लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों, वो गैल्वनीकरण के द्वारा चढ़ाई जाती है। ठीक, अच्छा अब आपका जो क्रिस्टलीकरण है, ये क्रिस्टलीकरण दिया, ये क्या होता है, ये एक प्रकार से जैसे हमारे ठोस है ना, ठोस अशुद्धियाँ और शुद्धियाँ, इन अशुद्धियों को और शुद्धियों को अलग अलग करना क्रिस्टलीकरण बोलता है। किसी द्रव में से, मतलब किसी मिक्सर में से, बोल लो आप, मिक्सर बोल सकते हो, किसी मिक्सर में से ठोस अशुद्धियों को अलग करना, ठोस अशुद्धियों से शुद्धियाँ अलग करना, ऐसे भी बोल सकते हो आप। यानी पृथक्करण की विधि इसको बोल सकते हो आप, क्रिस्टलीकरण पृथक्करण की विधि, यानी शुद्ध पदार्थों को निकालना, ठोस अशुद्धियाँ अलग करना और शुद्ध अलग करना, ये आपका क्रिस्टलीकरण होता है। अच्छा, जो आपका बेकिंग है, बेकिंग सुना है, बेकिंग सोडा, उसी से लिया गया ये नाम है बेकिंग। बेकिंग क्या होता है, जैसे आपका
तो इसमें शुष्क ऊष्मा जो है, शुष्क ऊष्मा संवहन के द्वारा भोजन पकाने की जो क्रिया है, शुष्क ऊष्मा संवहन प्रक्रिया, शुष्क ऊष्मा संवहन द्वारा भोजन को पकाने की प्रक्रिया, जैसे पेस्ट्री बनाना, केक बनाना, वो इसी प्रक्रिया में होता है। बेकिंग में केक बनाना, पेस्ट्री बनाना, इस टाइप के जो उदाहरण हैं वो बेकिंग में आते हैं। ठीक है दोस्तों, जंग लगना तो आपको पता ही है, जंग लगने वालों को मैं एक्सप्लेन नहीं करता। यहाँ देखो, खालिस्तान पारिस्थितिक रूप से सबसे अधिक प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है। पारिस्थितिक रूप से सबसे अधिक प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है, पर्यावरणीय कारक है सबसे अधिक प्रासंगिक, तो ये तापमान है। ठीक है, तापमान से रिलेटेड अब भी बात आई थी एक, वहाँ भी मैंने बताया था। सबसे पर्यावरण भी, तो पर्यावरण क्या है हमारा, परी प्लस आवरण, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, वही आवरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए, वही तो पर्यावरण है। तो क्या बोल रहे हैं, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक, प्रासंगिक कारक तापमान है। ठीक है, खालिस्तान परियोजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो गंगा नदी को व्यापक रूप से स्वच्छ बनाने और संरक्षित करने के प्रयासों को एकीकृत करती है। गंगा नदी से नमामि गंगे परियोजना, ये इसका प्रथम फेज जब स्टार्ट हुआ था वो 20,000 करोड़ रुपए वाली योजना है ये, और इसको बढ़ा दिया गया आगे। ठीक है, नमामि गंगे परियोजना ये सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। आते ही सरकार ने इस पर बहुत ध्यान दिया था, जो नई सरकार बनी थी, नमामि गंगे परियोजना। ठीक है दोस्तों, तो आपको केवल इसके लिए इतना ही ध्यान रखना है। अब तो ये चर्चा में नहीं है, अब तो आपको जो रिसेंटली योजनाएं, इस टाइप की योजनाएं चर्चा में है, आपको इस क्वेश्चन से यही सीख लेना है कि जो रिसेंटली इस टाइप की योजनाएं चर्चा में, उन योजनाओं को पढ़ लेना चाहिए जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, भले वो किसी भी राज्य में चली हो। ठीक ना, केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उन योजनाओं को ध्यान, जैसे आपका किसान कल्याण योजना है, किसान को वो 2-2 हज़ार रुपये नहीं देते, 6,000 रुपये वाली तीन किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, और अभी दीपावली पर वो किस्त टाइम से पहले दे दी गई है। ठीक, तो उसको पढ़ लेना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ज़रूर। मैं आज लिख देता हूँ, PM किसान योजना, PM किसान योजना, PM किसान योजना जो आपकी वो 2-2 हज़ार रुपये वाली योजना की बात कर रहा हूँ, जिसमें 2-2 हज़ार रुपये किस्त दी जाती है जो आपके छोटे किसान हैं उनके लिए। तो उस योजना को पढ़ना है। इस क्वेश्चन का आने का मतलब है वो क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर्स ऐसे पढ़ी जाएगी दोस्तों। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? अंटार्कटिका आपको पता क्या है? अंटार्कटिका सुना कुछ? महाद्वीप वाद्वीप है हमारा, है ऐसे ही अंटार्कटिका है। एक आर्कटिक है, एक अंटार्कटिका है, और एक महासागर है अटलांटिक महासागर। इनमें भी देख ले, एक जैसे नाम में कभी विचलित हो जाओ। यहाँ अंटार्कटिक पूछ रहा है, अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? अंटार्कटिका की खोज जेम्स कुक ने की थी। किसने की थी? जेम्स कुक ने। और जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, ये नाम मुझे लगा एकदम का, मेरे तो ध्यान है ये नाम क्या है, आपको भी ध्यान होना चाहिए। ये वही है क्रिस्टोफर कोलंबस जो भारत को खोजने के लिए निकला था। ये आपका यूरोपियन व्यापारी है, किसको खोजने निकला था? भारत को, और बेचारा भारत को खोजने के चक्कर में अमेरिका खोज दिया। ठीक है, जब इसने अमेरिका की खोज की क्रिस्टोफर कोलंबस ने, जहां आज भी उन्हें क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडिया पता ना कुछ ऐसा बोलते हैं नाम, वहाँ आज भी इंडिया के नाम से जाना जाता है उनको, क्योंकि इसने मान लिया कि मैंने तो इंडिया खोज दिया, इसे पता ही ना था कहाँ आ गया तो बाद में पता लगी होगी। लेकिन तब तक क्या था कि इसने इंडिया खोज दिया। खोज क्या दिया था? अमेरिका, USA जिसे आप बोलते हैं वो वाला। अगला क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसे मुझे करना भी नहीं है। वैसे इसका आंसर जर्मनी और अर्जेंटीना है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। अब ये 2014 का काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। अब 2022 में यदि आपका एग्जाम है ना, तो उसके लिए तो आपको करंट वाला कोई क्वेश्चन देखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये फीफा पुरुष विश्व कप का फाइनल निम्नलिखित में से किस देश के बीच हुआ था? अभी जो रिसेंटली हमारे गेम हुए हैं, एथलेटिक्स वाले गेम हुए हैं, कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, ओलंपिक गेम हुए हैं, इन सब गेमों के बारे में चर्चा करो। यहाँ कौन कितना रहा है, किसके बीच क्या हुआ है। अभी भारत जो ये 2026 एशिया विश्व कप था क्या, वो एशिया विश्व कप में भारत ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया वो देख लेना एक बार। आपको भी गर्व हो सकता है क्या, पता नहीं। इंडिया की टीम मुझे तो देखने से लगता है कि अब ये IPL वगैरह में झुक गई हैं, अब इन्हें कुछ करना नहीं है, इन्हें IPL से पैसे मिलते हैं ना, वहाँ ज़्यादा फोकस करने लगी दोस्तों। तो देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं अगले वाला, ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखो, हाँ ये क्वेश्चन देखो,
क्या कह रहा है? बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ी स्कूल, मेवाड़ी स्कूल सभी खालिस्तान के स्कूल हैं। राजपूत पेंटिंग के स्कूल हैं ये। यहाँ राजपूत पेंटिंग ज़्यादा मात्रा में सिखाई जाती है। राजपूत पेंटिंग कौन सा? बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ी स्कूल, मेवाड़ी स्कूल। ये देखो मिनिएचर पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, गुफा चित्र। ये गुफा चित्र तो मध्य प्रदेश में होंगे, और मधुबनी पेंटिंग आपकी उत्तर प्रदेश से रिलेटिव, बिहार से उत्तर प्रदेश मधुबनी पेंटिंग। और मिनिएचर पेंटिंग जो है ये भी अलग टाइप की, मुझे ना पता इसका। देखो सर्च गूगल कर लेना दोस्तों आप इसको। यहाँ आपको देखना है कि मुझे बस केवल समझाना ये है कि बीकानेर, जयपुर, मारवाड़, मेवाड़ ये सब कहाँ हैं? राजस्थान में। और राजस्थान में ज़्यादा मात्रा में राजपूत। तो राजपूत पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड? इससे मैं तो केवल कॉमन सेंस सिखाना चाह रहा हूँ इसका। यदि आपको नहीं पता है ना तो कॉमन सेंस से आप इसको कर सकते थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी किससे? ये करंट अफेयर्स का है, इसका भी कोई मतलब नहीं, मैं इसको नहीं करूँगा। देखो ये लिखा हुआ है कि 2016 में आयोजित 61वें फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ, अब जो सर्वश्रेष्ठ इनाम जीत रही है उन फिल्मों का ध्यान रखो ना, इनका क्या ज़रूरत है? अब जो 2022 में जीत रही है इनाम उन पर फोकस करो, छोड़ो इसको। वैसे बाजीराव मस्तानी है, क्योंकि उस टाइम बाजीराव मस्तानी मूवी आई थी। देखो बात क्या है ना कि जिस मूवी के ऊपर ज़्यादा विवाद होता है उस मूवी को पूछ ले। जैसे लाल सिंह चड्ढा है, लाल सिंह चड्ढा मूवी क्या फ्लॉप हो गई ना, चर्चा में रही है। कारण क्या है, जो नहीं कारण है, क्यों कारण है, उससे कुछ पूछ सकता है। ठीक है ना। अच्छा, फिल्म पुरस्कार जीता, किस फिल्म में सबसे अच्छा पुरस्कार जीत रखा है? बाहुबली ने भी पुरस्कार जीते हैं, किसने जीते, क्यों जीते, वो करके देखना है आपको, उसको गूगल करना है। वहाँ से नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है ये देखना है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आपको हेल्प कर सकता है। एक लाइन में आ सकता है, ऐसे स्टेटमेंट देकर आ सकता है, तो ये देखना है। माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री मेरा देश मेरी ज़िंदगी, देखो कितना अच्छा स्टेटमेंट है। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, बिल्कुल सही, करेक्ट एकदम। महात्मा गांधी जी की पुस्तकें हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये और देख लेना। महात्मा गांधी जी की भी पुस्तकें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें भी पढ़ लेना, 2-4 इंपॉर्टेंट बुक। विंग्स ऑफ फायर सुभाष चंद्र बोस की एक आत्मकथा है। आप एक बार बताओ, विंग्स ऑफ फायर कौन है? हमारा मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम है ना। विंग्स ऑफ फायर मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ इसका आंसर क्या है दोस्तों? APJ अब्दुल कलाम, ना कि सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो यहाँ से आप सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी कोई आत्मकथा, उनका कोई स्टेटमेंट, उन सब को पढ़ के चले जाना। क्या बुक उन्होंने लिखा है, क्या उनका महत्व था, क्या उनकी इंटरनल सोच थी, उनको देख लेना है। और बाकी गांधी जी मैंने बोल दिया, और अंबेडकर जी हैं, ऐसे ऐसे जो व्यक्तित्व हैं इनकी बुक पूछ ली जाती हैं। अच्छा, अगला द ग्रेट इंडियन नेवल, द ग्रेट इंडियन नेवल के लेखक शशि थरूर जी हैं। हाँ ये ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूछा कौन से कथन सही हैं, ये पूछा ना सही है, तो कथन 1 और कथन 3 ये सही हैं। कथन 1 और कथन 3 सही है ना, तो इसमें 1 और 3 है ना, इसमें 1 और 3 है, इसमें 1 और 3 है। देखो ये रहा 1 और 3, ये रहा दोस्तों 1 और 3, तो C इसका आंसर है। ठीक है। और विंग्स ऑफ फायर कौन है? APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे मिसाइल मैन हैं। कुछ समय पहले एक्सपायर हुए थे APJ अब्दुल कलाम जी, मिसाइल मैन। ठीक है, तो इनका देख लेना है आपको। उसी टाइम शायद एक्सपायर हुए होंगे ये, जब ये क्वेश्चन, हाँ 2017 में है ना क्वेश्चन, और ये उसी नियर बाई एक्सपायर हुए थे शायद 2017 में, 16 में, कब हुए होंगे नियर बाई, यानी उसी टाइम का ही रिसेंटली था। तो इसलिए APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक पूछी गई है। ठीक है। अच्छा देखो, IMF ने भविष्यवाणी की है कि 2017 में वैश्विक अर्थव्यवस्था खालिस्तान की दर से बढ़ेगी। अब ये IMF तो भविष्यवाणी करता ही रहता है, तो इसकी जो 2022 में भविष्यवाणी पता क्या की है इसने? IMF ने बोला है कि भारत से हमें सीख लेनी चाहिए, अदर कंट्रियों को भारत जैसी कंट्री से सीख लेनी चाहिए, बोला इसने। ये स्टेटमेंट है IMF का। तो IMF ने भारत की क्या रेटिंग दी है, IMF की जो रिपोर्ट हैं भारत को लेकर, अन्य कंट्रियों को लेकर, वो पढ़ लेना चाहिए। आ जाएगा कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, 2022 के स्टेटमेंट से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, तो उस टाइम तो 3.5 आंकी थी इन्होंने, लेकिन अब कोई महत्व नहीं रखती ये। ठीक है, ये बिल्कुल भी महत्व का क्वेश्चन नहीं था ये देखो, किस पड़ोसी देश के नागरिक को भारत में प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता नहीं है? इसका आंसर है दोस्तों नेपाल। आपको पता होगा इसका। तो नेपाल के जो लोग हैं वे भारत के अंदर ऐसे ही आ जा सकते हैं, वहाँ हमारी कोई वीज़े वगैरह की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
ठीक है, तो इसका आंसर ये हुआ। आज के लिए इतने काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के में और कोई एसएससी का दूसरा पेपर सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का काफ़ी अच्छा, ताकि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो। तब तक के लिए दोस्तों आपकी सपोर्ट चाहता हूँ, केवल इतना कि आप अपने दोस्तों को शेयर करें। आपको यदि लगे कि हाँ कुछ अच्छा एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करें दोस्तों, प्लीज़ 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 शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मेरी वीडियो पर लाइक थोड़ा सा व्यूज आएँ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और फिर मैं थोड़ा सा और ज़्यादा वर्क करूं। और हाँ, किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला है, 2 स्टूडेंट ने, कि सर PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दें। आप टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम पर काफ़ी अच्छी चीज़ें हम वहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। और मैं आज ही अपनी टेक्निकल टीम से बात करके ये जो आपका PDF वाला फंड है इसको बात कर लेता हूँ, वो कैसे एडजस्ट करेंगे दोस्तों। अभी टेक्नोलॉजी का थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे, धीरे धीरे चैनल मोनिटाइज होगा। अभी तो हमने चैनल बनाया है, जैसे जैसे चैनल मोनिटाइज हो जाएगा वैसे वैसे हम आपकी हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे दोस्तों। काफ़ी कुछ फ्री में आपको देंगे ताकि आपका अच्छा सिलेक्शन हो, आप अपनी मंजिल पर पहुँचो, आप अपनी मंजिल अचीव करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, थैंक यू।